पढ़ाई में हमेशा अच्छे मार्क्स और रिजल्ट का प्रेशर होता है, लेकिन इस बार सीबीएसई रिजल्ट के बाद इन मार्क्स और रिजल्ट के चक्कर में पेरेंट्स और बच्चे के बीच की जो बॉन्डिंग है वो खराब हो रही है। सीबीएसई एक काउंसलिंग हेल्पलाइन खोलता है एग्जाम के 15 दिन पहले से और रिजल्ट के 15 दिन बाद तक। यहाँ पर कोई भी पेरेंट्स या बच्चा फ़ोन करके काउंसलर को अपनी समस्या बता सकता है, उनसे बात कर सकता है और इसी बातचीत में ये नतीजा निकलकर सामने आ रहा है कि कई पेरेंट्स और बच्चे की बॉन्डिंग खराब हो रही है रिजल्ट्स और मार्क्स के चक्कर में। मेरे साथ डॉक्टर नेहा शर्मा हैं जो कि काउंसलर हैं सीबीएसई हेल्पलाइन की। मैम, जो रिजल्ट आपने मुझे बताया कि इस तरह से मार्क्स की वजह से, पढ़ाई के प्रेशर की वजह से ये चीज़ें खराब हो रही हैं, क्या केसेस आपको सुनने में आए? देखिए, केसेस बहुत सारे आते हैं, पर मैं अभी कुछ चुनिंदा केसेस की बात करूंगी जो कहीं ना कहीं मेरे को भी इम्पैक्ट करके गए। जैसे एक बच्ची थी, वो बहुत परेशान थी सिर्फ इसलिए क्योंकि मार्क्स उसके अच्छे नहीं आए थे, और ऐसे में जहाँ पेरेंट्स को उसे सपोर्ट करना चाहिए था, वह पेरेंट्स ने सपोर्ट करने की जगह उस पर सवाल उठाए कि तुमने ठीक से पढ़ाई नहीं की होगी, तुमने पूरी मेहनत नहीं की होगी, अगर प्री बोर्ड में मार्क्स आ गए तो कोई और ही कारण रहा होगा, और बहुत सारी चीजें। यहाँ तक कि तुमने नकल की होगी, ये आरोप भी बिल्कुल, ये आरोप भी लगाया कि भाई प्री बोर्ड में तुम्हारे मार्क्स इसलिए ज्यादा आ गए कि तुमने बिल्कुल, तुम्हारी फ्रेंड्स ने तुम्हें मदद की होगी, तुमने चीटिंग की होगी। ऐसे में ये समझना जरूरी है कि देखिए, बच्चा तो बच्चा है, पर अगर पेरेंट्स भी उसके साथ बच्चे बन जाए और ना समझो जैसा व्यवहार करने लगे तो वो बात थोड़ा गलत हो जाती है। किस क्लास का बच्चा था ये बच्चा 12th का था, और रिजल्ट के बाद ये कॉल? रिजल्ट के बाद की ये कॉल थी। और बच्चे ने बहुत दुखी मन से बताया कि मैम, मेरे प्री बोर्ड में मार्क्स बहुत अच्छे आए, मैंने बहुत मेहनत से पढ़ाई की, पर जो मेरे रिजल्ट बोर्ड में मेरा एक्सपेक्टेड था वो नहीं आया है, और मुझे मालूम है कि मैं पेपर बहुत अच्छा करके आई हूँ। उसका कहना है कि मेरे 15-16 नंबर आए थियरी में। अब उसका कहना है कि 21 नंबर का तो मैं एमसीक्यू ही सही करके आई हूँ, तो 15-16 नंबर आने की तो बात ही नहीं बनती। और मेरे पेरेंट्स को जब मैं ये बताने की कोशिश कर रही हूँ कि मैंने पेपर अच्छे से किया था, पूरी तरह से पूरा पेपर कंप्लीट करके आई थी, तो वो उल्टा मुझे ही डांट रहे हैं कि नहीं, तुम्हारा दिमाग तो पूरा टाइम मोबाइल में रहता था, तुम्हारा दिमाग तो पूरा टाइम दोस्तों के साथ बातें करने में रहता था। बल्कि बच्चा इस बात से भी परेशान है कि मेरे खुद के पेरेंट्स, जिन्होंने मुझे दिन रात मेहनत करते हुए देखा, वो मेरे साथ नहीं खड़े हो रहे हैं। एक तरह से बच्चा डबल शॉक में है। एक तो वो खुद जो एक्सपेक्ट कर रहा था वो नहीं आया, ऊपर से उसके पेरेंट्स सपोर्ट नहीं कर रहे हैं। मैम, यहाँ दो प्रॉब्लम हो गई। एक तो पेरेंट्स जो बच्चे को बोल रहे हैं वो, और दूसरा अगर बच्चे को अपना रिजल्ट अपनी मेहनत के हिसाब से नहीं लग रहा है तो वो क्या कर सकता है? दोनों का सोल्यूशन क्या है? देखिए, क्या गाइड किया मतलब आपने उसे भी? हाँ बिल्कुल, पहले हम बात करेंगे कि जहाँ पर रिजल्ट की बात है, क्योंकि बच्चा हमारे को कॉल कर रहा है तो कहीं ना कहीं वो ये चाहता है कि सीबीएसई क्या क्या सपोर्ट प्रोवाइड करता है उसके बारे में उसे जानकारी मिले। तो सबसे पहले, जहाँ पर आपके मार्क्स आपकी एक्सपेक्टेशन के हिसाब से नहीं है, सीबीएसई रिजल्ट आने के तुरंत बाद पोस्ट एग्जाम फैसिलिटीज ओपन करता है, जिसमें सबसे पहले आप अपने जो भी आपका पेपर है उसकी फोटोकॉपी मांग कर सकते हैं। उस फोटोकॉपी को आप, जो मार्किंग स्कीम सीबीएसई की वेबसाइट पे ऑलरेडी अवेलेबल है और जो क्वेश्चन पेपर आपका आया वो भी वहाँ पर है, तो उससे मैच करके आप ये देख सकते हैं कि भाई आपका कहाँ पेपर ठीक था और कहाँ पर चीज़ें वैसी नहीं थी जैसा मार्किंग स्कीम के हिसाब से होना चाहिए। तो आप अपने पेपर की एनालिसिस कर सकते हैं, इसमें आप अपने टीचर्स की भी मदद ले सकते हैं, और उसके बेसिस पर आप सीबीएसई को कह सकते हैं कि भाई मेरा ये पेपर ठीक था, आपकी तरफ से शायद कुछ आगे पीछे हो गया है, मेरे ये मार्क्स बनते हैं। सीबीएसई आपको तुरंत उस चीज़ के मार्क्स देगा। और अभी रिसेंटली सीबीएसई ने एक और नियम लगाया है कि अगर सीबीएसई की गलती निकलती है तो जितना भी पैसा बच्चे को उस आंसर कॉपी को मंगवा लेने में और वो सारी जांच की प्रक्रिया में खर्च हो रहा है, जो उसे सीबीएसई को देना पड़ रहा है, सीबीएसई वो सारा पैसा बच्चे को वापस भी कर देगा। तो ऑप्शन है यहाँ पर। तो ये तो जो उसकी टेक्निकल प्रॉब्लम थी उसका सोल्यूशन था। अब पेरेंट्स के साथ क्या हो? देखिए, सबसे बड़ी परेशानी यहाँ पर पेरेंट्स की ही पड़ती है, क्योंकि पेरेंट्स जो है, पेरेंट्स अपने से ज़्यादा अपने आसपास के लोगों का सोचते हैं। उनकी परेशानी ये है कि चलो मेरे बच्चे के नंबर कम आए,
उसका उन्हें शायद उतना दुख नहीं होता, मेरे ताऊ जी के चाचा जी के बेटे का नंबर ज़्यादा आ गए मेरे बच्चे से, उससे ज़्यादा वो परेशान हो जाते हैं। तो ये जो कंपैरिजन वाली बात आ जाती है, और कहीं ना कहीं पेरेंट्स के अंदर एक ये भी होता है कि वो अपनी आशाएं, अपनी एक्सपेक्टेशंस बच्चों के ऊपर डालना चाहते हैं। तो जब वहाँ पर एक ब्रेक मिलता उन्हें, वहाँ पर एक उनके हिसाब से चीज़ें नहीं हो पाती, तो वो उस चीज़ में कहीं ना कहीं वो बौखला जाते हैं। और उस बौखलाहट में उनको खुद से ये समझ में नहीं आता कि इस वक्त जब बच्चे के लिए इतना सेंसिटिव टाइम है, तो वो उस बच्चे की मदद करने की जगह अपना स्ट्रेस, अपना जो प्रेशर है वो बच्चे को ऊपर ट्रांसफ़र कर रहे हैं। जबकि इस वक्त एक परिवार के जैसे उन्हें साथ बैठना चाहिए, जो सपोर्ट सीबीएसई प्रोवाइड कर रही है वो करना चाहिए। और चलिए मान लीजिए बच्चे का पेपर खराब हो गया, रिजल्ट खराब हो गया, तो ये पूरी ज़िंदगी की तो परेशानी नहीं है ना। ये ज़िंदगी की किताब का एक पन्ना भर है, पलट दीजिए, नया पन्ना आ जाएगा, नई इबारत लिख लीजिए, एक बार फिर से अपेयर कर लीजिए उस एग्ज़ाम में। सीबीएसई आपको इम्प्रूवमेंट के मौके देता है, कंपार्टमेंट एग्ज़ाम के मौके देता है, 3-3 मौके देता है। और वो भी नहीं तो 1 साल आपका जाएगा, 1 साल पूरी मेहनत से दोबारा एग्ज़ाम में अपेयर कीजिए। 1 साल आपका आपके बच्चे से बढ़कर नहीं हो सकता। बिल्कुल बिल्कुल। ये एक केस की बात की हमने। दूसरा केस, मतलब बहुत सारे केसेस है आपके पास, वो केसेस जो आपने कहा ना कि आपको भी हिलाकर रख गए, ऐसे कुछ और केसेस अगर आप बता पाए तो। देखिए, एक बार एक इसी तरह से बात हो रही थी, जहाँ पर मदर बहुत ज़्यादा परेशान थी। वो इसलिए परेशान थी कि जो बच्चा था वो उनकी बात सुन नहीं रहा था। बच्चा पढ़ने में बहुत ब्राइट, और उसको जो एक टॉपर बैच जनरली कुछ स्कूल्स बना देते हैं, तो वो टॉपर बैच का भी हिस्सा है। अब क्या हुआ है कि जब एग्ज़ाम पास आते हैं तो क्लास के सारे बच्चे मेहनत करने लगते हैं। तो भाई जो हमेशा से टॉपर बना रह के आ रहा था, कई बार ऐसा होता है कि उस बच्चे को भी एक शौक मिलता है कि अरे दूसरा बच्चा मुझसे आगे निकल रहा है, तो बच्चे का कॉन्फिडेंस हिलता है। अब ऐसे में स्कूल का भी प्रेशर है, बच्चे के ऊपर भी खुद का काम का प्रेशर, साथ में अपना जो एक वो कंपटीशन लेकर चल रहा है उसका भी प्रेशर, और वहाँ पर पेरेंट्स। अब ऐसे में पेरेंट्स की जो भूमिका होती है वो एक सपोर्ट सिस्टम की होनी चाहिए, बट वहाँ पर पेरेंट्स उसमें ऐड ऑन कर देते हैं, उस प्रेशर को बढ़ाने। पेरेंट क्या बोली थी? तो इन पेरेंट की ये समस्या थी कि उनको ये लगता था कि मेरा बच्चा पढ़ता ही नहीं है। शी वॉज क्राइंग। शी वॉज क्राइंग। तो ये थोड़ा सा मेरे लिए भी बड़ा अजीब सा केस था। उसमें मदर का फ़ोन आया और उन्होंने कहा कि मैम, मैं अभी अपने घर से कॉल नहीं कर रही हूँ, मैं अपनी सोसाइटी में बाहर जो हमारा लॉन्स हैं वहाँ से बैठी हुई हूँ और वहाँ बेंच पे बैठ के रो रही हूँ, और मेरे को कुछ समझ में नहीं आया तो मैंने आपको कॉल किया। कारण पूछा गया तो पता चला कि घर पर बच्चा जो है वो बहुत हाइपर हो रहा है, बहुत एग्रेसिव हो रहा है, घर की चीज़ें फेंक रहा है, किताबें फेंक रहा है, और कह रहा है मैं बिल्कुल नहीं पढ़ूंगा। जब कारण पूछा गया कि ऐसा क्यों हो रहा है, तो मदर का कहना था कि जी वो अभी तक तो बहुत अच्छा कर रहा था, पर एकदम से उसकी परफॉर्मेंस नीचे न जाने लगी, और जब परफॉर्मेंस नीचे गई तो कहीं ना कहीं उसको इतनी ज़्यादा एंग्जाइटी हो रही है कि वो उससे हैंडल नहीं हो रही। तो मेरा फिर उनसे एक सिंपल सा सवाल था कि अच्छा आप बताइए, आप क्या बच्चे को सपोर्ट कर रही हैं? तो उनका जवाब है जी मैं तो बच्चे को पढ़ने के लिए ही कहती हूँ। तो वहाँ पर मेरे को कहीं ना कहीं समझ में आया कि देखिए परेशानी इस चीज़ की कि बच्चा ऑलरेडी प्रेशर में है, और माँ भी उसका प्रेशर समझने की जगह, उस प्रेशर में उसके साथ खड़े होने की जगह उसका प्रेशर एड ऑन कर रही है, उसको और पढ़ो कहकर उसको और ज़्यादा पुश कर रही है। इस वक्त बच्चे को पुश से ज़्यादा एक पैट एट द बैक की ज़रूरत है, उस सपोर्ट की ज़रूरत है, जहाँ पर मम्मी उसका हाथ पकड़ के बैठे और कहे कि बेटा तुझसे जितना हो रहा है उतना कर, बाकी चिंता मत कर। यही बात समझाई आपने उन्हें? यही बात मैंने उसे समझाई। कहीं उनको मैंने अपने भी बेटी का एग्जाम्पल दिया। तो जब मेरी बिटिया 12वीं में थी और वो बहुत एंशियस रहती थी, तो पहले तो मैंने अपने काम से छुट्टी लेकर डिसाइड किया था कि भाई इसके खाने पीने सोने का ध्यान रखने के लिए मैं रहूँगी। तो एग्ज़ाम के टाइम थे, पढ़ाई वो कर रही थी, बट एक दिन बैठ के और वो बहुत ज़्यादा रोने लगी। तो वो बहुत ज़्यादा रोई, तो भाई माँ का मन है, मेरा भी खरा हुआ। हमने जाके कहा क्या हुआ क्या नहीं, कि मुझे कुछ याद नहीं हो रहा है, मैं सब भूल रही हूँ, मैं फेल हो जाऊँगी।
तो मैंने कहा कोई बात नहीं, फेल होगी तो क्या, नहीं फेल होगी तो सब कुछ खराब हो जाएगा, मैं आगे लाइफ में कुछ नहीं कर पाऊंगी। मैंने कहा ये तो बहुत ही मज़ेदार चीज़ है, एक काम कर, अगर एक डील करते हैं, अगर तुम फेल होती हो तो मैं भी अपनी जॉब छोड़ूंगी, अपन दोनों चलेंगे किसी बढ़िया सी जगह पर, कहीं पहाड़ पे चलेंगे, वहाँ मैगी के एक स्टॉल खोलेंगे, हम आपस में वहाँ ठंडी ठंडी हवा में झरने के किनारे अपनी दुकान चलाएंगे और मज़े से ना लाइफ स्पेंड करेंगे। इतना सुनने के बाद उसको भी अच्छा लगा, उसका भी कॉन्फिडेंस बूस्ट हुआ। एंड लेट मी टेल यू, जिस पेपर के लिए वो रो रही थी उसमें उनके 100 आए। अब हम उनको चिढ़ाते हैं ये कह के कि तुम्हारी वजह से हमारा मैगी का स्टॉल खोलने का प्लान फेल हो गया। और ये बात अब हम हंसी में करते हैं, पर उस वक्त अगर मैं भी शायद उसी बच्चे के जैसे बिखर जाती तो आज वो जहाँ पर है वो उस मुकाम पर नहीं पहुँच पाती। और ये बात हमको एज पेरेंट्स समझने की बहुत ज़रूरत है। इस सिनेरियो को समझना, उसे कैसे चेंज करना है, आपकी बस एक एग्जांपल ने उस पर उसकी लाइफ चेंज कर दी, उसका पूरा माहौल चेंज कर दिया उस वक्त के घर का। ये बात आपने उनको समझाई, फिर उसके बाद उनका वापस फोन आया अगर कुछ उन्होंने चेंज किया हो, कुछ बदलाव आया हो? हाँ बिल्कुल, उसके 2 दिन बाद फिर से कॉल आया और वो थैंक यू कॉल था। और वहाँ पर वो भी खुश थी और उन्होंने अपने बच्चे से भी बात करवाई और बच्चा भी रिलैक्स्ड साउंड कर रहा था। उनका यही कहना था कि मैम अब हम फ्रेंड्स हैं, मैं और मेरा बच्चा, हमने डिसाइड कर लिया है कि भाई जितने भी मार्क्स आएंगे बढ़िया है और हमें उस पर पूरा कॉन्फिडेंस है कि वो अपना बेस्ट देगा। और सबसे ज़रूरी यही है कि बच्चा अपना बेस्ट दे, किसी भी और चीज़ से ज़्यादा ये ज़रूरी है कि जो मेरी कैपेबिलिटी है मैं उसके अकॉर्डिंगली अपना मेरे को परफॉर्मेंस रखना है एग्जाम में। देखिए, हम लोग समझते हैं कि पेरेंट्स बहुत एडवांस हो गए हैं, बहुत मॉडर्न सोच के हो गए हैं, लेकिन ये दिक्कतें अभी भी एग्जिस्ट करती हैं। इस तरह के कॉल्स और भी आए थे? कुछ और एग्जांपल्स हैं आपके पास? फिर मैं अगला सवाल कर लूंगा। तो एक और कॉल है जो मुझे याद आ रही है। यहाँ पर एक मम्मी ने मेरे को कॉल किया और मम्मी बिल्कुल ऐसे ही परेशान कि मेरा बच्चा बिल्कुल नहीं पढ़ रहा है। तो मैंने कहा कोई बात नहीं, आप एक काम कीजिए कि मेरे को अपने बच्चे से बात करवाइए। तो उन्होंने दोबारा कॉल किया, बच्चे के साथ कॉल किया। अब मैंने कहा बेटा मम्मा परेशान हो रही है, बोर्ड के एग्ज़ाम्स आ रहे हैं आपके, आप पढ़ाई क्यों नहीं कर रहे? कहता है मैम मैं पढ़ाई कर रहा हूँ, रेगुलरली कर रहा हूँ, बस मैं 1 घंटा खेलने ज़रूर जाता हूँ शाम को ताकि मेरा ब्रेन फ्रेश हो जाए और मैं वापस आके दोबारा पढ़ाई करता हूँ। मम्मा ये कह रही है कि वो 1 घंटा मत खेलो, बस 5-10 मिनट घूमो और फिर आके पढ़ाई करो। तो यहाँ मेरी समझ में आया कि काउंसलिंग की ज़रूरत बच्चे को नहीं, मम्मी को ज़्यादा है। कुछ ज्यादा है। मैम, आप कई रिजल्ट के बाद जो कॉल आए, आप मुझे बता रही थी कि किसी बच्चे ने कॉल किया कि जबरदस्ती उसे वो स्ट्रीम दे दी गई जो उसको नहीं पढ़नी थी, नतीजा ये हुआ कि वो फेल हो गया। ये 2 केसेस हैं जो मैं यहाँ पर आपको बताना चाहूँगी। पहला केस वो है जहाँ पर जो बच्चा था वो कॉमर्स पढ़ना चाहता था, उसके पेरेंट्स ने उसको ज़बरदस्ती साइंस पढ़वाई, पूरे 2 साल पढ़वाई। बच्चे ने बार का बच्चा था। 12th का बच्चा था और बच्चे ने बार बार जब भी उसके नंबर ठीक नहीं आए उसने पेरेंट्स से कहा कि मेरे को चेंज कर लेने दो। हर बार पेरेंट्स ने, स्कूल ने कहा कि बच्चे को स्ट्रीम चेंज कर लेने दीजिए, पर हर बार पेरेंट इसी जिद पे रहे कि नहीं बच्चा कर लेगा हमारा। ये तो क्योंकि पेरेंट्स खुद डॉक्टर्स थे तो वो चाहते थे कि बच्चा डॉक्टर ही बने और इस प्रेशर में उन्होंने लगातार बच्चे को पुश किया। नतीजा ये हुआ कि वो केमिस्ट्री और फिजिक्स दोनों में फेल हो गया और फेल भी इस तरह से हुआ कि उसको साल रिपीट ही करना पड़े। मार्क्स वर रियली इतने बुरे मार्क्स आए। खराब आए। तो वहाँ पर फिर यही बात हुई, बच्चे ने कहा कि मेरे पेरेंट्स इस चीज़ को समझने के लिए तैयार नहीं है कि मेरा मन इस सब्जेक्ट में लगता ही नहीं है। तो यहाँ पर फिर बच्चे को ही समझाया गया कि बेटा अब तुम 12th के पॉइंट पर हो, तुम्हारी 18 साल के आसपास उम्र होगी, तो अब तुम्हें अपने लाइफ के लिए कुछ स्टैंड लेने ज़रूरी हैं। तुम्हें एक बार अपने पेरेंट्स से बात करनी ही पड़ेगी कि तुम्हारा मन, तुम्हारी जो दिमाग है वो किस डायरेक्शन में है, क्या तुम करना चाहते हो, क्या तुम बनना चाहते हो, क्योंकि अब ये सवाल तुम्हारी ज़िंदगी का है। तो इस केस में आप लोग पेरेंट्स से बात नहीं करते? हाँ, हम पेरेंट्स से भी बात करते हैं। प्रॉब्लम तो पेरेंट्स में ही थी। हाँ, पेरेंट्स से भी बात करते हैं, कई बार पेरेंट्स खुलकर बात करते हैं, कई बार पेरेंट्स हमारी डांट लगा जाते हैं। क्योंकि उनको लगता है कि वो अपने बच्चे का भला हमसे बेहतर समझते हैं।
तो ऐसे में हम डांट सुनने के बाद फिर उन्हें समझाने की कोशिश करते हैं और आमतौर पे वो समझ भी जाते हैं। हर बार नतीजे आपके लिए पॉजिटिव नहीं होते। नहीं, हर बार नतीजे पॉजिटिव नहीं होते और कई बार उनको ये लगता है कि हम सही कर रहे हैं, हमसे ज़्यादा सही हमारे बच्चे का कोई अच्छा सोच नहीं सकता। वो वाला केस थोड़ा अजीब सा था। उसमें अजीब ये था कि बच्चा जो था उसने सारा स्कूल छोड़कर डमी स्कूल जैसे सिस्टम में से तैयारी की। वो तैयारी इतनी ज़्यादा की कि इतने उसका जेई मेंस क्लियर हो गया, बट बोर्ड का पेपर उसके हिसाब से आया ही नहीं। और जेई में आपका 75% का बोर्ड का मार्क्स होना, 75% मार्क्स होने ज़रूरी है, उसके 61% रह गए। उसका जेई क्लियर हो गया और उसके 12th में मार्क्स 60% ही रह गए। 60% ये तो बड़ा अजीब केस था। हाँ, ये अजीब था। और यहाँ पर उसका कारण ये रहा कि बच्चे का कहना है कि जो बोर्ड का पेपर था वो मेरे हिसाब से बहुत अनएक्सपेक्टेड था, मैंने उस तरह से तैयारी नहीं की थी और मेरे को समझ में नहीं आया कि मैं बोर्ड का पेपर किस तरह से करूँ। तो यहाँ पर मेरा यही बच्चे को सलाह थी और यही हम ऐसे बच्चों को बोलते हैं कि देखो एक बैलेंस ज़रूरी है। ठीक है, हमें मालूम है कि आप एस्पायर कर रहे हैं कि आप इंजीनियर बने, अच्छे इंजीनियरिंग कॉलेज में जाएं, डॉक्टर बने, अच्छी जगह से मेडिसिन की पढ़ाई करें, पर उससे पहले ये ज़रूरी है कि जो ये आपका 11th एंड 12th है, जिसमें आपकी पर्सनालिटी बनती है, जिसमें आपका एक होलिस्टिक डेवलपमेंट होता है, इसमें आपको पूरी तरह से पढ़ाई करके प्रॉपर तरीके से अपने को तैयार करना होता है आगे की ज़िंदगी के लिए। एक बैलेंस बनाना बहुत ज़रूरी होता है और हर बच्चा जो 11th-12th में तैयारी कर रहा है, अब हर बच्चा डॉक्टर और इंजीनियर नहीं बनता और हर एक बच्चा आईआईटी क्रैक नहीं कर सकता। तो साथ में हमारे को हमारे बच्चों को इस चीज़ के लिए भी तैयार करना है कि जो चीज़ आप नहीं कर पाए तो उसके बाद क्या, उसके अलावा भी बहुत से रास्ते हैं, उसके अलावा भी बहुत सी चीज़ें हैं जो की जा सकती हैं, पर हम इतने फिक्सेटेड हो जाते हैं अपने एक आइडिया के साथ कि हम किसी और चीज़ के बारे में सोचना नहीं चाहते। ओपन माइंडली कुछ सोच नहीं पाते। बिल्कुल। मैम, जिस तरह के केसेस हमने डिस्कस किए, ये पहले भी पिछले साल भी आते थे, इतने ही नंबर्स में आते थे, या इस बार ये थोड़ा अनयूजुअल था आपके लिए? इस बार थोड़े केसेस आफ्टर एग्जाम ज़्यादा है। देखिए, प्री एग्जाम केसेस तो हर साल इसी तरह से आते हैं। पेरेंट्स और बच्चों की जो बॉन्डिंग बिगड़ रही थी, नहीं, इस तरह के केसेस ये अभी शायद बढ़ी है। इस साल बढ़ गए हैं। इस पिछले 2 सालों से मैं कहूँगी इस तरह के केसेस बढ़े हैं। उससे पहले बच्चे अपनी परेशानी, अपनी एंग्जाइटी के बारे में बात करते थे और वहीं तक सीमित रहता था, पर यहाँ पर पेरेंट्स के और ख़ास तौर से मैंने देखा है मम्मियाँ ज़्यादा परेशान हो रही है। शायद पापा लोग अभी भी बच्चों की रूटीन में उतना इन्वॉल्व नहीं हो रहे, या वो और ज़्यादा प्रैक्टिकली चीज़ों को ले रहे हैं, तो शायद वो चीज़ें उतना बाहर नहीं आ रही हैं। पर मदर्स जो हैं वो बहुत ज़्यादा, मेरे को इस बार फील हुआ कि ज़्यादा एंगेज हुई हैं। और वो एंगेजमेंट इस तरह से, एक तो सोशल मीडिया वाला जो एंगेजमेंट है वो कुछ ज़्यादा हो चुका है। तो क्या हो रहा है कि हर कोई स्क्रॉल कर रहा है और कोई भी वहाँ पर ज्ञान दे रहा है, और सारा ज्ञान जब हम ले लेते हैं अलग अलग तरीके का, तो जो ऑथेंटिक चीज़ें होती हैं जो कि आपको एक सीबीएसई की वेबसाइट पे मिलेंगी या फिर ऐसी जगह से मिलेंगी जहाँ ऑफिशियल इन्फॉर्मेशन है, तो वहाँ पर ध्यान ना देने की जगह हम इधर उधर से सारी इन्फॉर्मेशन ले लेते हैं, और वो इन्फॉर्मेशन जो है वो इतनी मिक्सअप हो जाती है कि हम खुद कंफ्यूज हो जाते हैं कि हम खुद क्या चाहते हैं, अपने बच्चे से क्या चाहते हैं, और वो कंफ्यूजन जो है इस टाइम कॉल्स में साफ नजर आ तो रहा है। आपको लग रहा है कि पिछले 2 साल से जिस तरह की कॉल्स ज़्यादा आ रही हैं, ये एक रेड फ्लैग है कम से कम पेरेंट्स के लिए, कि मत करिए प्लीज़ ऐसा। आपका बच्चा अभी बेचारा 11th 12th 10th के बच्चे हैं, वो क्या ही जानते होंगे, उन्होंने क्या ही लाइफ देखी है। बिल्कुल, ये बहुत ज़रूरी है। और मैं यहाँ पे, मेरे को खलील जिब्रान की एक बात याद आती है जहाँ पर वो कहते हैं कि आपके जो बच्चे हैं वो आपसे हैं पर आप के नहीं हैं। मतलब वो अपने आप में इंडिविजुअल्स हैं, उनको उनकी इंडिविजुअलिटी के साथ, उनकी जो खासियत है उनके साथ बड़ा होने दीजिए। उन खास बातों को जो उनकी एक पर्सनालिटी का हिस्सा है उसको रिस्पेक्ट कीजिए, और साथ में ये कोशिश कीजिए कि आप उनके साथ चल सकें, ना आगे चले ना पीछे चले,
साथ चलेंगे तो सफ़र का मज़ा भी आएगा और आपको भी एज पेरेंट्स बच्चे के साथ ज़्यादा अच्छी तरह से जुड़ने का मौका। आप रोज काउंसलिंग कर ही रही हैं, फिर भी बहुत सारे पेरेंट्स आपको एक बार में सुन रहे होंगे यहाँ पर। उन पेरेंट्स को आप क्या हिदायत देंगे, खासकर जिनके बच्चों का रिजल्ट कुछ खास नहीं आया है 10th और 12th में? मैं सिर्फ एक चीज़ बोलूँगी जो मैंने ज़िंदगी में अपनी इस 25-26 साल की प्रोफेशनल लाइफ में जो मैंने सीखी है, बच्चा किसी एग्ज़ाम में फ़ेल हो सकता है पर मैंने बच्चों को ज़िंदगी में फ़ेल होते नहीं देखा। तो एज़ पेरेंट्स आप विश्वास रखिए, हो सकता है किसी एग्ज़ाम में नंबर थोड़े कम रह जाए, हो सकता है नंबर आए अच्छे पर उतने नहीं आए जितने सोचे गए हों। तो वहाँ पर सिर्फ इस चीज़ पर भरोसा रखिए कि आपने अपने बच्चे को काबिल बनाया है और उसकी काबिलियत में जब आप विश्वास रखेंगे, आपने उसे एक अच्छे स्कूल में पढ़ाया है, अच्छी शिक्षा दी है, अच्छे संस्कार दिए हैं, तो इन सब चीज़ों के आगे जब वो बढ़ेगा, भले ही किसी इम्तहान में नंबर 19-20 रह जाए, बहुत खास फ़र्क नहीं पड़ेगा, वो एक अच्छा इंसान बन सके, यही उसकी सबसे बड़ी सक्सेस होगी। और इसी सक्सेस के साथ वो ज़िंदगी में हर उस सफलता को पा सकता है जो सफलता उसको और आपको महसूस करवाएगी कि हाँ भाई कुछ तो बढ़िया हुआ है, आपको गर्व महसूस होगा उस पर फॉर श्योर। किताबें उठाकर देखेंगे तो आपको बहुत सारे ऐसे लोग मिल जाएंगे जिन्होंने शायद कभी कोई एग्ज़ाम पास ही नहीं किया लेकिन ज़िंदगी में बहुत अच्छा किया। हम ये नहीं कह रहे कि अपने बच्चों को पढ़ाएं ना, एग्ज़ाम ना दिलवाएं, उन्हें पढ़ाई के लिए प्रेशराइज ना करें, लेकिन इतना कह रहे हैं कि आप एक एग्ज़ाम को एक छोटे से एग्ज़ाम की तरह लें और अगर आपके बच्चों के मार्क्स अच्छे नहीं आए हैं तो ये उसके लिए भी मुश्किल वक्त है, उसके साथ मजबूती से खड़े रहें। पेरेंट्स वैसे भी बच्चों के सबसे अच्छे दोस्त माने जाते हैं, तो ये वक्त है जब आप अपनी दोस्ती को अच्छे से निभाएं।